सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता जया ठाकुर और वकील वरुण जी साथ में हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट हुए थे 2018 में, उन सारे अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और स्कीम को कहा है कि एक पूरी की पूरी स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उनको वायलेट कर रही है। अच्छा जया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया निभाने के लिए एसबीआई को कहा है और जो चुनाव आयोग है उसको क्या निर्देश जारी किए गए? जी, चुनाव आयोग को निर्देश जारी गए हैं कि जितने भी अब नेक्स्ट जो फंडिंग होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और प्रीवियस जो फंडिंग हुई है उसके लिए नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि किसने कितना फंडिंग दिया है और जो कैश नहीं हुआ है वो रद्द होने चाहिए। अच्छा, और ये कब तक लागू किया जाना है फैसला पूरी तरह से? ये 3 महीने के अंदर ये लागू किया 3 हफ्ते के अंदर, जहाँ तक मेरी जानकारी। हफ्ते, यस। मैं आपसे जानना चाहूंगा वरुण जी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट से दिए गए थे उसमें क्या सूचना के अधिकार का हवाला दिया गया था? यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सूचना के अधिकार को महत्ता देते हुए देश के हर एक नागरिक को ये जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा है कि अगर वो आरटीआई दायर करता है तो ऐसी स्थिति में उसे बताया जाए कि किस राजनीतिक दल ने कितना चंदा दिया है। सर, हमारी तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। एक तो डेमोक्रेसी, हमारा जो सिस्टम है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता ही लोगों को इलेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट लाते हैं, इलेक्ट करते हैं और उसके तरीके हमारी गवर्नमेंट चलती है। मगर तो इस स्कीम के माध्यम से जनता को पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है और जो जब सरकार बनती है तो उस सरकार बनने के बाद में उसको क्या किकबैक मिलेगा, क्या करप्शन होगा, इस सब पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी बरती जा रही थी वो कहीं ना कहीं डेंजरस थी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसकी आप जनता एजेंसियां तो जानकारी हासिल कर सकती थी। नहीं, एजेंसियां जो हासिल कर सकी, ये भी एक डेंजरस था सर। होता क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो अपनी एजेंसियों की तरह जानकारी ले लें। सपोज आज बीजेपी पावर में है, किसी ने कांग्रेस पार्टी को चंदा दे दिया किसी कंपनी ने, तो तुरंत उन्होंने जानकारी हासिल की और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो ये कहीं ना कहीं उन कंपनियों के भी हित में नहीं था। तो ये जरूरी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया है एक हिस्टोरिकल स्टेप है और इस तरीके की जो स्कीम है जो करप्शन को बढ़ावा दे रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, उस स्कीम को रद्द किया है। एक ऐतिहासिक फैसला है। अच्छा, मैं जया जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो व्यवस्था है उस पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब जो व्यवस्था लागू होगी उसमें काले धन से बचाव के लिए क्या कोई सिफारिश आपकी ओर से सरकार से की जाएगी? देखिए, पहले तो ये रद्द होने की वजह से काले धन पे एक बड़ा लगाम लगी गया है, क्योंकि अभी तक जो है नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था और जितना मर्जी आदमी अमाउंट पार्टीज को फंडिंग जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं काला धन ही था। क्योंकि अगर आप व्हाइट मनी देते हैं तो व्हाई नॉट, नाम डिस्क्लोज और अमाउंट डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक लिमिटेड धनराशि, जो अनलिमिटेड जो सोर्सेस थे फंडिंग के, वो इससे रुक जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन में। तो कुल जया जी हमारे साथ जो इस मामले में याचिका करता है और वरुण ठाकुर जी जो इस मामले में वकील हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो अब पॉलिटिकल जो फंडिंग होती थी उसमें राजनीतिक दलों के साथ जो भेदभाव होता था और दूसरी अहम बात यह थी कि जनता को कोई अधिकार नहीं था कि वो जानकारी हासिल कर सके, अब ये दोनों अधिकार बहाल हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में ये सारी चीजें सार्वजनिक करनी होंगी।